लेके आओ तो जाके। नहीं, वो गोवा फैंसी क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स। सुरेश कृष्ण यादव, ओके, यस, अरविंद, दिनेश, विष्णु, अजीत। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करती है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। करें स्टार्ट? ओके, पानी बनना पड़ता है, 3 मिनट पानी। ओके, सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब कफ, खांसी, है ना? तो खांसी के लिए, खांसी को रोकने के लिए आप कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं? तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा ड्रग्स फॉर कफ। ड्रग्स फॉर कफ। ड्रग्स फॉर कफ। Cough is a protective reflex. Cough is a protective reflex. तो ये सुनो, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें, कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर खांसी आती है तो ये अच्छी बात है। खांसी आती है तो अच्छी बात क्यों है? क्योंकि जो अगर बलगम है, स्पूटम है, म्यूकस है, वो बाहर निकल जाता है और रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी नहीं हो। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम बात करेंगे ड्रग्स फॉर कफ। कफ के लिए, कफ के लिए जो ड्रग्स काम में आती है। और कफ में आप कह सकते हो कि कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अच्छी बात है। कफ दो प्रकार का बोल सकते हो आप। कफ दो प्रकार का बोल सकते हो। पहला ड्राई या नॉन प्रोडक्टिव, जिसमें कि म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो कफ दो प्रकार का, नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है। बोलो यस और नो? यू कैन कॉल इट ड्राई कफ। इसको आप ड्राई कफ बोल सकते हो, ड्राई कफ। बोलो यस और नो? और दूसरा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब है कि जिसमें कुछ म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, तो आप कह सकते हो प्रोडक्टिव कफ। और प्रोडक्टिव कफ में बंदो और बांधो, अगर जनो विद एक्सपेक्टोरेशन, कुछ म्यूकस बलगम निकलता है, तो प्रोडक्टिव कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, विद एक्सपेक्टोरेशंस। तो कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेशन निकलता है, यू कैन कॉल इट सीक्रेशन। म्यूकस, है ना, हो सकता है बलगम, तो कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन यानी सीक्रेशन बाहर निकलता है। अगर नॉन प्रोडक्टिव कफ है, कहने का मतलब ड्राई कफ है, तो इट शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन। शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन। शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन, यानी हमें मेडिसिन के द्वारा सप्रेस करना है। शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन, मेडिसिन के द्वारा हमें सप्रेस करना है, या करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्टिव कफ है, यानी अगर बलगम बन रहा है, म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, तो इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। रादर हमें म्यूकस को थोड़ा सा म्यूकोलाइटिक देके म्यूकस को तोड़ना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी को कम करना चाहिए, है ना? तो हमें कफ रिफ्लेक्स को रोकना नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कफ रिफ्लेक्स को रोकना है। अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो कफ रिफ्लेक्स को रोकना है, यस। अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो कफ रिफ्लेक्स को रोकना है। लेकिन अगर प्रोडक्टिव है, वेट कफ है, यानी म्यूकस आ रहा है, तो शुड नॉट बी सप्रेस्ड, वहां पर हमको सप्रेस नहीं करना है।
बोलो यस और नो। शुड नॉट बी सप्रेस, सप्रेस नहीं करना है। तो सप्रेशन नॉट डिजायरेबल, यानी यहाँ पर प्रोडक्टिव कफ में सप्रेशन नॉट डिजायरेबल, सप्रेशन नॉट डिजायरेबल, दैट्स गुड। ओके, रोकना नहीं है, बढ़े आगे। नाउ अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि कफ में काम में आती है? कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कफ में काम में आती है? पहला फेरेंजियल डिमलसेंस, यस। तो पहला है हमारा ए है फेरेंजियल, या पहली दवाइयाँ, पहला ग्रुप है, आप कह सकते हो फेरेंजियल डिमलसेंस, फेरेंजियल डिमलसेंस। और इसके एग्जाम्पल है, यस, फेरेंजियल डिमलसेंस के, जैसे कि लोजेंजेज आती है, सिरप आती है ना? फॉर एग्जाम्पल लोजेंजेज सिरप, ओके, यस। सो लोजेंजेज सिरप है ना, ये क्या करती है? दे सूथ थ्रोट, सूथ थ्रोट, yes, and provide symptomatic relief, and provide symptomatic relief, symptomatic relief, symptomatic relief, symptomatic relief, provide symptomatic relief। बोलो yes or no? तो फेरेंजियल डिमलसेंस जैसे कि लोजेंजेज सिरप आती है, यस, यस, नाथुराम, मीना बरोड, सुनील सैनी, यस, गुड मॉर्निंग। ओके, पढ़े आगे। सो लेडीज एंड मैन, पढ़े आगे, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, भगत जनो, फेरेंजियल डिमलसेंस तो सूथ द थ्रोट एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, यस, सिम्टोमेटिक रिलीफ। जाखड़ भाई आएगा, शिव कुमार, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गोविंद शर्मा, गुड मॉर्निंग। अंजू नामदेव। तो फेरेंजियल डिमलसेंस की अगर मैं बात करूं तो दे सूद द थ्रोट, गले को बिल्कुल ऐसा सूदिंग यानी बिल्कुल आसान बना देती है कि पहले जो खराश हो रही थी, खरखर हो रही थी, सोर थ्रोट हो रहा था, है ना, तो आप लोजेंजेस सिरप दे सकते हैं और सूद गला बिल्कुल अच्छा हो जाता है। एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करता है ना, इन ड्राई कफ जो कि थ्रोट से अगर आ रही है, यानी केवल इरिटेशन थ्रोट में, सिम्टोमेटिक रिलीफ इन ड्राई कफ, यानी ड्राई कफ में आप कह सकते हो सिम्टोमेटिक रिलीफ कराता है, जो कि अराइजिंग फ्रॉम थ्रोट, जो कि थ्रोट से अराइज हो रहा था। बोलो यस और नो। तो ये आपका फेरेंजियल डिमलसेंस आते हैं। फिर दूसरी हमारी मेडिसिन आती है एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोकाइनेटिक। दूसरी हमारी मेडिसिन है एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक, एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक आप बोल सकते हैं, म्यूकोकाइनेटिक्स, यस। जो एक्सपेक्टोरेंट यानी दूसरी हमारी है एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक, दीज एजेंट्स या ये दवाइयां इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन, यानी या तो ये ब्रोंकियल सीक्रेशन, यस, यानी ये दो ग्रुप में एक तरीके से जो ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है, आप कह सकते हो। साथ ही साथ रिड्यूस द विस्कोसिटी, तो इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है, यानी उसको बाहर निकालती है, दैट्स गुड। और साथ ही साथ या फिर आप कह सकते हो कि रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ, है ना, तो ये दोनों काम कर सकती है, या फिर कुछ दवाइयां सीक्रेशन बढ़ाती है और कुछ विस्कोसिटी को कम करती है। तो डिक्रीज विस्कोसिटी कम करती है, यस और नो, विस्कोसिटी को कम करती है। तो ये जो सीक्रेशन बढ़ाती है, फॉर एग्जांपल जो ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है, उसको हम बोल सकते हैं सीक्रेशन एनहेंसर्स, उसको हम बोल सकते हैं सीक्रेशन एनहेंसर्स।
secretion enhancers, secretion enhancers, और जो विस्कोसिटी को कम करती है म्यूकोलाइटिक्स, यू कैन कॉल देम म्यूकोलाइटिक्स, जो म्यूकस को तोड़ती है म्यूकोलाइटिक्स और पतला करती है म्यूकोलाइटिक्स। बोलो ये सुनो। और जो सिक्रेशन एनहेंसर्स है उनके अंदर कौन कौन सी दवाइयां आती हैं? सिक्रेशन एनहेंसर्स में सोडियम सिट्रेट, यस सोडियम सिट्रेट, साथ ही साथ पोटेशियम सिट्रेट, साथ ही साथ आपने खूब नाम सुना होगा गुआफेंसिन, है ना? तो आप कह सकते हो यस गुआफेंसिन। सो आप कह सकते हो गुआफेंसिन। अमोनियम साल्ट, यस अमोनियम क्लोराइड वगैरह ये आते हैं, अमोनियम साल्ट कोई सा भी आ सकता है, क्लोराइड एंड ऑल दिस थिंग्स। पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, आयोडाइड, तो ETC ये सब आते हैं। आ रही है कि नहीं बात समझ में? इनमें से मतलब ये सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड अगर अकेला देते हैं तो इनके इफेक्ट ज्यादा आते भी नहीं, है ना? CHN चालू हो जाएगी महेश प्रजापति कल से, यस। ऑफलाइन कुलदीप सेंगर, वी आर ऑल्सो वेटिंग। तो ये सब दवाइयां सोडियम सिट्रेट देने से, पोटेशियम सिट्रेट देने से ज्यादा कोई असर पड़ता नहीं है कफ पर। सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, है ना, अमोनियम साल्ट। तो जो FDA ने अप्रूव की है वो केवल एक ही ड्रग अप्रूव की है, दैट इज, है ना, गुआफेंसिन। तो FDA अप्रूव ड्रग, मतलब इनको दो, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, है ना, अमोनियम साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड, तो भी इनका कोई ज्यादा असर नहीं है। सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड, तो भी इनका ज्यादा असर नहीं आता है। इसलिए जो FDA अप्रूव्ड है वो गुआफेंसिन, FDA अप्रूव्ड ड्रग है। बोलो ये सुनो, वो आपकी लिखते रहना और फिर मैं बाद में आपको और रोचक तथ्य बताऊंगा। पहले नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, यस आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, दैट्स गुड। तो ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है गुआफेंसिन। बोलो ये सुनो, FDA अप्रूव्ड ड्रग है, यस गुआफेंसिन। जो विस्कोसिटी को कम करती है म्यूकोलाइटिक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल एम्ब्रोक्सोल, फॉर एग्जांपल ब्रोमेक्सिन, फॉर एग्जांपल एसिटाइलसिस्टीन। तो जो म्यूकोलाइटिक्स है, तो अगर मैं म्यूकोलाइटिक्स के एग्जांपल बोलूं तो म्यूकोलाइटिक्स में आप कौन कौन सी दवाइयों के नाम ले सकते हो म्यूकोलाइटिक्स के? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एम्ब्रोक्सोल, यस एम्ब्रोक्सोल। फॉर एग्जांपल आप ब्रोमेक्सिन, बोलो यस और नो, ब्रोमेक्सिन, ओके। फॉर एग्जांपल एसिटाइलसिस्टीन, यस। तो ये कुछ दवाइयां हैं आप कह सकते हो कि जो म्यूकोलाइटिक में के रूप में काम में आती है। ये कुछ दवाइयां हैं जो म्यूकोलाइटिक के रूप में काम में आती है, आप कह सकते हो ग्रुप नंबर। और जो ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है ना, पतला करती है, आप कह सकते हो, और उसको बाहर निकालती है, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड और साथ ही साथ गुआफेंसिन। तो आपने एक्सपेक्टोरेंट, यानी अगर जो लेट आए मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे कफ का टॉपिक चल रहा है खांसी को रोकने के लिए जो दवाई है। खांसी, कफ इज ए गुड रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, अच्छा रिफ्लेक्स है। कफ को दो ग्रुप में आप बांट सकते हो, नॉन प्रोडक्टिव जो ड्राई कफ होता है, प्रोडक्टिव जो कि जिसमें म्यूकस निकलता है या आपका आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टोरेशन होता है। और ड्राई कफ है, इट शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन के द्वारा सप्रेस किया जाना चाहिए। और आपको जो PSC पर ये मिलेगी, यानी जिसमें गुआफेंसिन वगैरह होगा, यानी वो कफ सिरप के नाम से ही आएगी। तो आपको जो मिलेगी, आप PSC पर जो अवेलेबल है, आई विल शो यू, कफ सिरप लिखा रहता है, बस कफ सिरप लिखा है। और प्रोडक्टिव, यानी पहले आप ये पूछें जब भी अगर आप पेशेंट आता है खांसी का, भाई गीली खांसी है, सूखी खांसी है, कुछ बलगम निकल रहा है, अगर वो गीली खांसी बोलता है तो एक्सपेक्टोरेंट, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमेक्सिन इनकी मदद ले सकते हैं। और अगर सूखी खांसी है तो ऑफ कोर्स यू कैन सप्रेस इमीडिएटली एंटीटसेसिव देके। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन,
बढ़े आगे। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, यानी पहली हमारी जो ग्रुप में यानी खांसी के लिए जो दवाई है उसमें पहला है हमारा वो आपका लोजेंजेस सिरप, और इट सूदे द थ्रोट, यानी गले को बिल्कुल आसान कर देता है, सूद कर देता है, जो गले में खरखराहट थी वो उससे फायदा मिलता है। एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, और सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करता है इन ड्राई कफ अराइजिंग फ्रॉम थ्रोट। बोलो यस और नो। फिर दूसरा ग्रुप है एक्सपेक्टोरेंट, यानी एक्सपेक्टोरेंट। बोलो यस और नो। ओके, एक्सपेक्टोरेंट्स म्यूकोकाइनेटिक, जिनको आप म्यूकोकाइनेटिक, म्यूको यानी म्यूकस, काइनेसिस यानी जिसको बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा गैलेक्टोकाइनेटिक ऑक्सीटोसिन होता है जो दूध को बाहर निकालता है, गैलेक्टो यानी मिल्क, और काइनेटिक यानी जो बाहर निकालता है, गति प्रदान करता है। तो म्यूकोकाइनेटिक जो म्यूकस को बाहर निकालते हैं, म्यूकस को तोड़कर, दैट्स गुड, म्यूकोलाइट। और म्यूकोकाइनेटिक में एक्सपेक्टोरेंट पे दो ग्रुप बांट सकते हो, जो सीक्रेशन को बढ़ाते हैं यानी सीक्रेशन एनहेंसर्स। बोलो यस और नो। और दूसरा जो विस्कोसिटी को कम करते हैं यानी आप कह सकते हो म्यूकोलाइटिक्स। और म्यूकोलाइटिक्स में एम्ब्रोक्सोल आता है, ब्रोमहेक्सिन आता है और एसिटाइलसिस्टीन आता है। जबकि सीक्रेशन एनहेंसर्स में सोडियम सिट्रेट काम में ले सकते हो, पोटेशियम सिट्रेट काम में ले सकते हो, ग्वाफेंसिन काम में ले सकते हो, अमोनियम साल्ट ले सकते हो, है ना, और पोटेशियम आयोडाइड काम में ले सकते हो। पर सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम साल्ट, इनका ज्यादा बेनिफिट नहीं होते, ज्यादा आप कह सकते हो फायदे नहीं होते, रिलीफ नहीं होता है। तो इसलिए उनको एक तो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और ये ज्यादा अप्रूव्ड भी नहीं है। बस एफडीए ने जो अप्रूव कर रखा है दैट इज ग्वाफेंसिन, यानी ग्वाफेंसिन आपका अप्रूव्ड है। फिर अगर हम बात करें, लुक एट दिस, तो आपके पीएससी पर जो मिलेगी आप देख सकते हो कफ सिरप कफ, यानी आप कह सकते हो या आप देख सकते हो, भली भांति देखो आपकी पीएससी पर जो आपको मिलेगी सिरप कफ, यस, यानी कफ सिरप मिलेगी आपको, दैट्स गुड। बोलो यस और नो। और मैंडेटरी है और नॉट अवेलेबल कहने का मतलब यूजेस क्या है, बस कफ है तो कफ को रोकना चाहते हो, कफ सिरप। एक्सपेक्टोरेंट भी है इसके अंदर, लुक एट दिस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक्सपेक्टोरेंट का मतलब म्यूकोलाइटिक दोनों और सीक्रेशन एनहेंसर सबका कॉम्बिनेशन। आप पढ़ सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट 50 ml, आप कह सकते हो कि 50 ml की बोतल आती है, तो आप सम और अदर वियर यस 555 ml दिन में 3 बार दे सकते हो, है ना, दैट्स गुड। 5 to 10 ml दे सकते हो, 555 ml दिन में 3 बार दे सकते हो, इवन 4 टाइम नॉट बैड, तो दिन में 3-4 बार आप 3 बार तो ले, दैट्स गुड। सो यस संजय चौधरी, आई डोंट हैव एनी सुपर पावर, यस ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो कफ सिरप एक्सपेक्टोरेंट आप कह सकते हो 50 ml बोतल आती है। बढ़ू आगे। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु बांधु, कफ सिरप 5 ml जिसमें क्लोरफेनारामीन डिस्कस, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साल्ट मैंने आपको बताया था 130 mg, सोडियम सिट्रेट जो मैंने आपको बताया था सीक्रेशन एनहेंसर है, और मेंथोल, ये सब मिलके कफ सिरप। तो कफ सिरप आएगी आपको, और आपको 2-2 ढक्कन, है ना, आप कह सकते हो 5 to 10 ml दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन बशर्ते कि अगर आप कह सकते, पर इसमें सब कुछ है, यानी आपने अगर कफ सिरप लिख दिया है तो अगर ड्राई है ना, तो सप्रेस हो जाएगा, अगर वेट है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टोरेंट भी है, आप देखिए, आप देख लें क्या उस कफ सिरप पे एक्सपेक्टोरेंट भी है, तो अगर वेट होगा, वैसे तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं उसके प्रोडक्टिव कफ है, तब तो आपको एक्सपेक्टोरेंट ही आपको बताने चाहिए, म्यूकोलाइटिक बताने चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? म्यूकोलाइटिक, ताकि म्यूकस टूटे और विस्कोसिटी कम और बाहर निकले। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पूछते तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट भी है और ड्राई कफ को भी रोक देते हैं, दैट्स गुड, मैंडेटरी है। बढ़े आगे। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, जो कि ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, है ना, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, ग्वाफेंसिन, अमोनियम साल्ट, और जो विस्कोसिटी को कम करते हैं म्यूकोलाइटिक, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन। आगे हम बढ़ते हैं बंधु और बांधव भगतजनों, ब्रोमहेक्सिन 1 by 1, ब्रोमहेक्सिन जो कि म्यूकोलाइटिक है, आप देखिए ब्रोमहेक्सिन जो कि म्यूकोलाइटिक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है ब्रोमहेक्सिन।
ब्रोमहेक्सिन। ओके, तो ब्रोमहेक्सिन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? इट इज म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक, यानी म्यूकस को तोड़ती भी है और म्यूकस को बाहर निकालती भी है। तो इट इज म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक है ना, म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक, म्यूकोकाइनेटिक, म्यूकोलाइटिक भी है और म्यूकोकाइनेटिक भी है। बोलो यस और नो। तो इट इज म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक। ओके, मेक्स म्यूकस थिन, यानी आप कह सकते हो विस्कोसिटी कम करती है, तो मेक्स म्यूकस थिन, मेक्स म्यूकस थिन, विस्कोसिटी को कम करती है। बोलो यस और नो। मेक्स म्यूकस थिन यानी डिक्रीज विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी को कम करती है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कम करती है। बोलो यस और नो। इसके जो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? यस, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके? यस, रिनोरिया या राइनोरिया, यानी नाक का बहना। यस, तो साइड इफेक्ट में आप कह सकते हो राइनोरिया हो सकता है, राइनोरिया। यस, नाक का बहना। यस, तो नाक का बहना, साथ ही साथ लैक्राइमेशन, यानी आंसू भी या प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, लैक्राइमल ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिल सकता है, लैक्राइमेशन। नोजिया हो सकता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। बोलो यस और नो। तो इट कैन लीड टू गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो, तो ये आपके कुछ इसके साइड इफेक्ट है। बोलो यस और नो। यस, हाइपर सेंसिटिविटी भी कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी यानी आपको एटोपिक बना सकती है, हाइपर। अगर ब्रोमहेक्सिन की मैं बात करूं, तो ब्रोमहेक्सिन की अगर मैं डोज बोलूं, तो अगर अडल्ट है तो 8 mg TDS है ना। अगर मैं डोज की बात करूं, इसकी डोजेस, तो ब्रोमहेक्सिन की अगर मैं डोजेस की बात करूं, तो अगर अडल्ट है तो अडल्ट में 8 mg TDS, अगर अडल्ट है कोई है ना, तो 8 mg TDS, यानी दिन में 3 बार देना है 8 mg TDS। लेकिन अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, और बच्चा भी आप कह सकते हो 5 साल से कम है ना, आप कह सकते हो 5 साल से कम है, जिसका वजन 10 किलो के आसपास है, 10 से 15 किलो, 10-15 किलो, 10 गुट, तो अराउंड 15 kg। तो अगर बच्चा है तो 5 साल से कम का है तो 4 mg BD, तो 5 साल से कम का है, लेस देन 5 years, 5 साल से कम का है, तो आप 4 mg BD दे सकते हैं, 4 mg BD, यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर 5 से 10 साल का थोड़ा बड़ा बच्चा है, 15-20 किलो का, 20-25 किलो का, तो अगेन 4 mg TDS, बस 4 mg देना है पर दिन में 3 बार। अगर बच्चा 5 से 10 साल का है, 5 to 10 year ऑफ एज चिल्ड्रन है ना, तो अगर बच्चे की एज 5 से 10 साल है, 15-20 किलो, 15 से 30 किलो है ना, तो उस एज, उस ग्रुप में 4 mg TDS दे सकते हैं। ये आपकी डोज हो गई। बोलो यस और नो। ओके, दूसरा हमारा यानी आपकी एक मेडिसिन हो गई है, जो हमने एक मेडिसिन पढ़ी है, यानी आपकी टॉपिक हमारा चल रहा है म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइट, इनके बारे में तो कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस इतना याद रखना सीक्रेशन एनहेंसर है। तो ब्रोमहेक्सिन हमने पढ़ लिया, ब्रोमहेक्सिन के मैंने म्यूकस को थिन बनाती है, यानी विस्कोसिटी कम करती है और म्यूकस को बाहर निकालती है, कफ को तोड़ती है, टोटल बात है। यस, जो आपके कफ जमा हुआ है उसको तोड़ती है। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो, तो ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक दोनों का काम करती है, ओके, विस्कोसिटी को। और इसके जो साइड इफेक्ट है, राइनोरिया, बहती नाक है ना, नाक का बहना, लैक्राइमेशन, सलाइवा ज्यादा बनेगा, नोजिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी है ना। डोजेस अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो 8 mg TDS, और बच्चों की बात करूं चाइल्ड की, 5 साल से छोटा है तो 4 mg BD, लेकिन 5 से 10 साल का, 15 से 30 किलो का बच्चा है तो यू कैन प्रिस्क्राइब 4 mg TDS, यानी दिन में 3 बार, 10 को। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बंदूर बांधो भगत जलो। यस, ओके, अगला है हमारा एम्ब्रोक्सोल, अगला है हमारा एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल। तो म्यूकोलाइटिक में जो दूसरी दवाई है वो हमारी एम्ब्रोक्सोल, म्यूकोलाइटिक में। इट इज ए मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट है, तो आप कह सकते हो इट इज ए मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन, मेटाबोलाइट ऑफ आप कह सकते हो ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट है, ब्रोमहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट है। इट इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक
ये भी कफ को तोड़ती है, म्यूकोलाइटिक ये भी कफ को तोड़ती है ना। सिमिलर एक्शन एंड सिमिलर साइड इफेक्ट, जो एम्ब्रोक्सोल के एक्शन और साइड इफेक्ट है ना, एक्शन एंड यूजेज, साइड इफेक्ट, यूजेज, साइड इफेक्ट सेम है ना, सेम एज आप कह सकते हो एज ब्रोमहेक्सिन। तो ब्रोमहेक्सिन के जैसे ही आपके साइड इफेक्ट है। दैट्स गुड। वो राइनोरिया, लैक्राइमेशन, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, वही साइड इफेक्ट हो। अगर मैं डोज की बात करूं तो 15 to 30 mg TDS, जो कि आप कह सकते हो, अगर मैं डोज की बात करूं अडल्ट ऑफ कोर्स, तो 15 to 30 mg TDS, 15 to 30 mg TDS दिन में 3 बार आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि दिन में 3 बार लें। 15 to 30 mg TDS, 15 से 30 mg। तीसरा हमारे पास म्यूकोलाइटिक में, तीसरा है एसिटाइल सिस्टीन। म्यूकोलाइटिक में हमारे पास है एसिटाइल सिस्टीन, हाँ या ना। इसको ओरली भी दे सकते हैं और इनहेलेशन के रूप में भी दे सकते हैं, यानी ओरली भी दे सकते हैं, ओके, और इनहेलेशन भी दे सकते हैं। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, तो हमारे पास है लेडीज एंड मैन तीसरा ग्रुप है, सो एसिटाइल सिस्टीन। यस, तो एसिटाइल सिस्टीन या तीसरी मेडिसिन है म्यूकोलाइटिक की एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन, ओके। तो एसिटाइल सिस्टीन, दैट्स गुड। एसिटाइल सिस्टीन ओरली भी आप दे सकते हो, ओरली एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली अगर आप ओरली देते हो पर ओरली, तो आपको 200 से 600 mg TDS, यानी 200 to 600 आप कह सकते हो mg TDS आप दे सकते हो, ओके। और अगर इनहेलेशन में आप देना चाहते हो, इनहेलेशन के रूट से, है ना, इनहेलेशन के रूट से, तो उस कंडीशन में 10 to 20% नेबुलाइजेशन। यस, तो 10 to 20% बाय नेबुलाइजेशन। यस, तो नेबुलाइजर के द्वारा, नेबुलाइजेशन के द्वारा आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल जो आपकी PSC पर अवेलेबल है वो आप कह सकते हो कि स्पेशली एम्ब्रोक्सोल, है ना, और आप कह सकते हो तो कॉम्बिनेशन में आती है जो सिरप है, और अगर इंडिविजुअल अवेलेबल है तो आपके ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल, दैट्स गुड, ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल। तो ये आपकी म्यूकोलाइटिक हुई आपकी टेस्ट, म्यूकोलाइटिक आपका ग्रुप हुआ। अगला हमारा है एंटी टसेसिव, बोलो यस और नो। तो अगला हमारा ग्रुप है कि म्यूकोलाइटिक के बाद एंटी, यस, एंटी टसेसिव्स या टसेसिव्स, दैट्स गुड। दे सप्रेस कफ, या तो एक्टिंग डायरेक्टली ऑन सीएनएस के ऊपर काम करती है और उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है, जो कफ रिफ्लेक्स का थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा भी इरिटेशन, तो आपका जो कफ सेंटर है, जो कि आप कह सकते हो कफ के लिए, कफ रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि कफ आएगा। पर इन थ्रेशोल्ड को बढ़ाने का मतलब है कि अब इरिटेशन बहुत ज्यादा चाहिए तभी आएगा, छोटे मोटे इरिटेशन में नहीं आएगा, है ना। थ्रेशोल्ड, आप अपनी संवेदना का थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं, यानी छोटी सी बात पे नाराज हो जाना, थ्रेशोल्ड कम है। पर अगर आपने थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया अपनी संवेदना का, सेंसिटिविटी का, तो बड़ी बात पे भी नाराज नहीं होना, तो आपने थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया। तो दे जो एंटीटसेव्स है वो हाउ डू दे वर्क, ये क्या काम करती है? दे सप्रेस कफ, बोलो यस और नो। सप्रेस कफ, हाँ या ना, सप्रेस कफ, कफ को सप्रेस करती है। या तो आप कह सकते हो कि एक्टिंग ऑन सीएनएस पे काम करती है बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड, बोलो यस और नो। तो बाय एक्टिंग सीएनएस, बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस, यानी सीएनएस पे काम करती है, बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस पे काम करती है। और सीएनएस पे काम करेगी तो क्या करती है? इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर कफ, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर कफ, थ्रेशोल्ड फॉर कफ, बोलो यस और नो। थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। या फिर इनका दूसरा जो मैकेनिज्म है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो कफ इंपल्सेज आ रहे हैं सीएनएस से, उसको इनहिबिट करती है। तो आप कह सकते हो दूसरा इनका काम है कि बाय इनहिबिटिंग कफ इंपल्सेज फ्रॉम सीएनएस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम या ट्रैक्ट। तो दूसरा इनका काम है बाय इनहिबिटिंग कफ इंपल्सेज, जो कफ इंपल्सेज आ रही है उनको रोकते हैं।
तो जो आधे सारे ये रिफ्लेक्स के द्वारा यानी कफ रिफ्लेक्स के द्वारा जो इंपल्सेज आ रही है सीएनएस से उनको रोक देती है। तो पहली बात तो कि सीएनएस पे काम करती है, आप कह सकते हो वन ऑफ द मेन तो आप एक्शन यही है। और दूसरा बाय इनहिबिटिंग कफ इंपल्सेज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बोलो यस और नो। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ इंपल्सेज को बढ़ाती है। बढ़ो आगे, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगतजनों, दे शुड बी यूज्ड ओरली फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, है ना। और अगर ड्राई कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है तो ओरली, एंड इफ इट इज डिस्टर्बिंग स्लीप, है ना, और आप कह सकते हो होर्सनेस, है ना, आप कह सकते हो सम अदर वेयर, तो वहां पर आप ओरली यूज कर सकते हो। तो शुड बी यूज्ड ओरली, जो एंटीटसिव्स है शुड बी यूज्ड ओरली, ओरली यूज करनी चाहिए। बोलो यस और नो। शुड बी यूज्ड ओरली, यस, ओरली यूज करना आपको, यस, ओरली यूज करना है इन नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ है, दस नॉन प्रोडक्टिव कफ। अगर प्रोडक्टिव है तो मैं म्यूकोलाइटिक म्यूकोकाइनेटिक काम मिलेगी। बोलो यस और नो। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ, तो नॉन प्रोडक्टिव कफ में ओरली यूज करना है। बोलो यस और नो। नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि जहां पर आप कह सकते हो कि अगर प्रोडक्टिव है तो म्यूकोलाइटिक म्यूकोकाइनेटिक काम मिलेंगे जो म्यूकस को तोड़े, और नॉन प्रोडक्टिव कफ में आप पे काम मिले सकते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ में, और ये काम में आती है। बोलो यस और नो। या फिर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद में खांसी आ रही है, मतलब सोने लगता है कहीं सुपाइन पोजीशन में, और इफ आप कह सकते हो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर आदमी सोना चाह रहा है पर नींद नहीं आ पा रही, बार बार खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, वहां पर आप दे सकते हो। हार्निया का पेशेंट है, वहां पर आप दे सकते हो। बोलो यस और नो। हार्निया का पेशेंट है तो आप कह सकते हो, क्योंकि खांसी आएगी तो आप कह सकते हो प्रोट्रूजन ज्यादा होगा, है ना, आप कह सकते हो पाइल्स वगैरह है, तो वहां पर आप क्योंकि जोड़ नहीं आप लगाना चाहते, कफ रिफ्लेक्स से जोड़ पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो। बोलो यस और नो। दैट्स गुड। ड्राई कफ है, ड्राई कफ है वहां पर। अब इनमें कौन कौन सी जो एंटीटसिव्स है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एक आपकी ओपियोइड आती है, एक नॉन ओपियोइड आती है। तो जो एंटीटसिव्स है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एंटीटसिव्स है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एक ओपियोइड आती है, कोडीन, आपने नाम सुना होगा, और आप कह सकते हो नॉन ओपियोइड आती है। तो एंटीटसिव्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीटसिव्स में क्या क्या आप काम में ले सकते हो या क्या क्या अवेलेबल है? तो आप कह सकते हो ओपियोइड एंटीटसिव्स, यानी आप एंटीटसिव्स में पहला ओपियोइड, यस और नो, ओपियोइड आप कह सकते हो एंटीटसिव्स, यस, एंटीटसिव्स। तो ओपियोइड एंटीटसिव्स में कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल कोडीन, आपकी कोडीन है, यानी जो कोडीन है, दैट्स गुड, हाँ या ना, कोडीन। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आई विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग एट लास्ट। ओके, इथाइल मॉर्फिन और साथ ही साथ फोलोकोडीन या फोलकोडीन, पर कोडीन मेनली यही है। उसके अलावा आप इथाइल मॉर्फिन काम में ले सकते हैं, इथाइल मॉर्फिन, है ना। उसके अलावा आप कह सकते हो फोलकोडीन, यस, फोलकोडीन, वो आप काम में ले सकते हैं। तो आप कह सकते हो ये ओपियोइड एंटीटसिव्स है। अगर मैं कोडीन के बारे में बोलूं, इट इज मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, कफ सेंटर को ज्यादा सप्रेस करती है, एंड सप्रेस कफ फॉर अबाउट 6 आवर्स, 6 घंटे तक, यानी एक बार अगर आपने लिया कोडीन तो 6 घंटे तक आप कह सकते हो। कॉन्स्टिपेशन जो इसका मुख्य साइड इफेक्ट है, यानी ये कोडीन का। तो कोडीन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ बंधु और बांधो भगतजनों, तो कोडीन के बारे में आप क्या याद रखें? कोडीन कि इट इज मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, है ना, मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, यस, कफ सेंटर के लिए मोर सेलेक्टिव है, यस और नो। ओके, साथ ही साथ इट सप्रेसेस कफ फॉर 6 आवर्स, अप टू 6 आवर्स, 6 घंटे तक। तो सप्रेस कफ, ड्राई कफ में देना है, सप्रेस कफ फॉर आप 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स तक सप्रेस करती है। कॉन्स्टिपेशन इज चीफ ड्रॉबैक, यानी इसका जो मुख्य ड्रॉबैक है, इसके बारे में आप लिखना चाहो तो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो मेन साइड इफेक्ट है कोडीन का, वो कॉन्स्टिपेशन है।
बोलो यस और नो। जो मेन है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन साइड इफेक्ट, यस और नो। मेन ड्रॉबैक यानी चीफ या मेन ड्रॉबैक है, यानी कब्ज करती है। दैट्स गुड। बढ़िया आगे। ओके। और इसका अब्यूज जो लोग बात करते हैं वो लो है, क्योंकि ये नशे के रूप में भी काम में लेते हैं कई, क्योंकि इनसे नशा हो जाता है। ओपियोइड है, आप कह सकते हो रिलैक्स सीएनएस, तो आप कह सकते हो उसके रूप में भी काम में ले सकते हैं, पर इसका अब्यूज थोड़ा सा अब्यूज रेट कम है। बोलो यस और नो। अगर इसको हाई डोज में देते हैं, है ना, तो आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, ड्राउजीनेस कर सकता है ना। तो वो ड्राइविंग इम्पोर्टेंट, तो जो ड्राइवर है वो ऐसी दवाइयां नहीं ले, क्योंकि ये थोड़ा सा नशा करती है। तो अगर इसके बारे में लिखे, कोडिन के बारे में, एट हायर डोजेस, अगर आप हाई डोजेस देते हैं, हायर डोजेस यानी अगर आप डोज हाई देते हैं, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है। बोलो यस और नो। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यस। और साथ ही साथ आप कह सकते हो बंदो और बांधो भगत जनो, ड्राउजीनेस कर सकता है, यस, ड्राउजीनेस कर सकता है। और आप कह सकते हो इम्पेयर्ड ड्राइविंग, यानी ऑलवेज रिमेंबर इम्पेयर्ड ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के समय थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप इसको लेके थोड़ा रेस्ट करें, कोई ऐसा हैवी वर्क काम ना करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन एस्थमा और बच्चों, तो आप इसको कहाँ नहीं देना चाहिए। शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, शुड बी अवॉइडेड। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो एस्थमा एंड चिल्ड्रन, हाँ या ना, यानी एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देना है, यस, एंड चिल्ड्रन और बच्चों में नहीं देना है। दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो। और अगर मैं डोज की बात करूं, जो कोडीन है वो डोज 10 to 30 mg, यानी आप 10 to 30 mg दे सकते हैं डोज। तो अगर मैं डोज की बात करूं तो डोज आपका हो गया 10 to 30 mg, 10 से 30 mg आप कोडीन दे सकते हैं। 10 to 30 mg, 10 से 30 mg। तो अगर मैं टसिव्स की बात करता हूँ, एंटी टसिव्स की बात करता हूँ, तो एंटी टसिव्स को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, ओपियोइड, है ना, और नॉन ओपियोइड, है ना। तो एंटी टसिव्स को दो ग्रुप में बांट सकते हो, ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड। तो ओपियोइड में आपका कोडीन आता है 10, और इथाइल मोर्फिन पर इतना काम का नहीं है, और कोडीन पर मेनली कोडीन काम में आता है, या कोडीन आप यूज कर सकते हैं। दैट्स गुड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा ग्रुप है टसिव्स के रूप में या एंटी टसिव्स के रूप में नॉन, आप कह सकते हो नॉन ओपियोइड। तो दूसरा हमारा ग्रुप है नॉन ओपियोइड एंटी टसिव्स। बोलो यस और नो। नॉन ओपियोइड एंटी टसिव्स, नॉन ओपियोइड एंटी टसिव्स। ओके। और नॉन ओपियोइड एंटी टसिव्स में आप कह सकते हो नोस्केपिन, है ना, स्पाज्मोडिक कफ अगर है वहां पे, दैट्स गुड। फॉर एग्जांपल नोस्केपिन, है ना, तो आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल नोस्केपिन, यस। सो नोस्केपिन और स्पाज्मोडिक कफ है ना, तो वहां पर आप दे सकते हो, यानी ऐसा लग रहा है दम सा घुट रहा है, स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो स्पाज्मोडिक अगर कफ है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। बोलो यस और नो। साइड इफेक्ट हेडेक, नोजिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, दैट्स गुड। तो आपका पहला है नोस्केपिन, और इसमें आप स्पाज्मोडिक कफ में दे सकते हो। इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट आपका ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है। बोलो यस और नो। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है, और साथ ही साथ हेडेक कर सकता है, और नोजिया कर सकता है। दैट्स गुड। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। और जो इसमें नॉन ओपियोइड में जो इम्पोर्टेंट है, दूसरी, पहले नोस्केपिन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट है डेक्स्ट्रोमिथार्फिन, ये आपकी पीएससी पर अवेलेबल है। डेक्स्ट्रोमिथार्फिन, नोस्केपिन आप कह सकते हो, ओके। दूसरा डेक्स्ट्रोमिथार्फिन जो पीएससी पर अवेलेबल है, यानी मैं अगले नोस्केपिन के बाद दूसरा मैं अगर लिखूं तो डेक्स्ट्रोमिथार्फिन जो पीएससी पर अवेलेबल है, मिलती है डेक्स्ट्रोमिथार्फिन। बोलो यस और नो। मिथार्फिन, तो ये नॉन ओपियोइड है, डेक्स्ट्रोमिथार्फिन नॉन ओपियोइड आपके एंटीटसिव। इस सिंथेटिक सेंट्रल आप कह सकते हो एन मिथाइल, आप कह सकते हो डी एस्पार्जन आपका एंटागोनिस्ट। तो आपको याद क्या करना है कि ये जो
ए सिंथेटिक, ये सिंथेटिक है, दैट्स गुड लेडीज एंड मैन, ये सिंथेटिक आप कह सकते हो सेंट्रल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेंट्रल और जो रिसेप्टर का नाम है NMDA, यानी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, जो एस्पार्टेट है तो वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओके, ये आपके लेडीज एंड जेंटलमैन एंटागोनिस्ट है। इसकी जो डोज है वो 10 to 20 mg, चिल्ड्रन अगर 6 से 12 साल का है तो 5 से 10 mg दे सकते हैं। तो अगर मैं डोज की बात करूं तो 10 to 20 mg, यानी डोज की अगर मैं बात करूं तो 10 to 20 mg, यस, और दिन में 2 बार 3 बार आप दे सकते हो। बच्चों में आप 6 to 12 ईयर, यानी ये कफ रिफ्लेक्स को रोकेगी, एंटीटसिव, म्यूकोलाइटिक नहीं है, दैट्स गुड, म्यूकोलाइटिक नहीं है, केवल ड्राई कफ को रोकेगी। बोलो यस और नो, म्यूकोलाइटिक एम्ब्रोक्सोल रोमैक्सिन जो कि कफ को तोड़ती है, जो वेट कफ के लिए। तो आप कह सकते हो इसकी जो डोज होगी 10 to 20 mg, मैं आपको दिखाता भी PSC पर अवेलेबल है या नहीं है। और अगर बच्चे हैं 6 से 12 साल के तो 5 से 10 mg। अगर चिल्ड्रन है, आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में आपका 5 से 10 mg चिल्ड्रन है, और छोटे बच्चे हैं 6 से 12 साल के या 10 साल के, तो उस कंडीशन में आप 5 से 10 mg दे सकते हैं, 5 से 10 mg। बोलो यस और नो। इट इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी प्रोपर्टी कफ फॉर्मुलेशन, यानी जो कफ सिरप आती है उनमें डेक्स्ट्रोमिथार्पिन आता ही आता है। कहने का मतलब कईयों में कॉम्बिनेशन में भी आता है। अगर आपने म्यूकोलाइटिक के साथ मिक्स कर देते डेक्स्ट्रोमिथार्पिन को, है ना, आप कह सकते हो एक्सपेक्टोरेंट के साथ मिक्स कर दिया, सिक्रेशन जो एनहेंसर है उनके साथ मिक्स कर दिया। तो इसके बारे में इतना याद रख लो सम और अदर वेयर कि इट इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट, है ना, इन मैनी कफ सिरप्स। इट इज ए, आप कह सकते हो कॉमन, इट इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट, बोलो यस और नो, इंग्रेडिएंट इन मैनी आप कह सकते हो कफ फॉर्मुलेशंस, यस, कफ फॉर्मुलेशंस। तो कईयों में आती है, दैट्स गुड, आपके डेक्स्ट्रोमिथार्पिन। अवॉइड इन चिल्ड्रन, इसके बारे में ध्यान रख लेना, 6 साल से छोटे बच्चों में इसको नहीं देना है, तभी तो मैंने 6 से 12 साल लिखा है, 6 साल से छोटे बच्चों में नहीं देना है। तो इसके बारे में लिख लेना, दैट्स गुड नोट, अवॉइड इन चिल्ड्रन, यानी आपको अवॉइड करना है डेक्स्ट्रोमिथार्पिन, अवॉइड इन चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 6 years of age, यस और नो। तो अवॉइड जो डेक्स्ट्रोमिथार्पिन है, अवॉइड इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, जो आप कह सकते हो जिनकी एज चिल्ड्रन लेस देन 6 years of age, यानी अगर 6 साल से कम का बच्चा है तो उनमें ये अवॉइड कर दीजिए। इसके जो साइड इफेक्ट है डेक्स्ट्रोमिथार्पिन के, जो साइड इफेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं साइड इफेक्ट से या एडवर्स इफेक्ट की बात करूं समुदाय में, डिजीनेस, नोजिया, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, एटेक्सिया, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, ये कुछ साइड इफेक्ट है। डिजीनेस, है ना, आप कह सकते हो डिजीनेस, ओके, नोजिया, यस, आप कह सकते हो ड्राउजीनेस, साथ ही साथ आप कह सकते हो हेलुसिनेशन, और आप कह सकते हो एटेक्सिया। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, आप कह सकते हो कि डेक्स्ट्रोमिथार्पिन। अगर मैं डेक्स्ट्रोमिथार्पिन के बारे में आपको बताना चाहूँ, दैट्स गुड, तो लेट्स सी, ये रही डेक्स्ट्रोमिथार्पिन। आप देखिए 284, या इसका जो कोड है वो 440, जो कोड नंबर है, सीरियल कोड है या सीरियल, इसका जो नंबर है, सीरियल नंबर है 440, यानी आपको ऑर्डर देना है कि 440 नंबर की दवाई भेजें, है ना। कहने का मतलब ड्रग स्टोर्स, कहने का मतलब PSC पे डिस्ट्रिक्ट जो ड्रग स्टोर होता है, यानी हर जिले में ड्रग स्टोर होता है जहाँ पर मेडिसिन पड़ी रहती है और फ्री सप्लाई होती है PSC पर, CSC पर, सब सेंटर पर। तो जब आप ड्रग स्टोर इंचार्ज को कि 440 नंबर यानी डेक्स्ट्रोमिथार्पिन, और आपका 13.5 mg पर 5 ml डोजेज में आपको बता ही चुका हूँ। अगर इसकी डोजेज की मैं बात करूँ तो आपको बता ही चुका हूँ कि 10 से 20 mg आप डोज देखिए डेक्स्ट्रोमिथार्पिन। अगर अडल्ट है तो 10 से 20 mg, 6 से 12 साल का बच्चा है, 6 से 12-13 साल, तो 5 से आप कह सकते हो। यस, जीतू सैनी फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट आएगा, ऑफ कोर्स
ही हैज प्रोमिस्ड, लेट्स सी। यस, ओके। तो जीतू सैनी डोंट बी अफ्रेड बने रहे, लेट्स होप कि वो आ जाए और ऑफ कोर्स इंटरव्यू लेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। यस, फिलहाल तो इसकी डोज 10 से 20 mg। यस, चिल्ड्रन में अगर 6 से 12 साल का 5 से 10, तो पीएससी पर जो अवेलेबल है वो आपका समुद्रवीर डेक्स्ट्रोमिथार्पेन सिरप 13.5 mg पर 5 ml फॉर 5 ml। बोलो यस बोलो। तो अगर 5 ml देते हैं तो 13.5 mg, क्योंकि 10 से 20 mg अगर इसकी डोज है तो आप 5 ml दे दें तो 13.5 mg चला जाएगा। बोलो यस बोलो। तो आप 5 ml अगर आप दे देते हैं 10 गुड, तो समुद्रवीर 13.5 mg चला जाएगा। तो 10 से 20 mg है, 5 का 6 ml दे सकते हो, दैट्स गुड। ओके, सो ये आप कह सकते हो नॉन प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ के लिए इसको इंडिकेशन, ड्राई कफ के लिए इसका इंडिकेशन है, दैट्स गुड। मैंडेटरी है, पीएससी पे रखना चाहिए, ड्राई कफ के लिए नेसेसरी है और इट इज मैंडेटरी, ये पीएससी पे रहती है। यस, ओके लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम समुद्रवीर। तो ये हमारा आपका हो गया समुद्रवीर, कौन सा हुआ? यस, डेक्स्ट्रोमिथार्पेन, है ना। तो नॉन ओपियोइड की बात चल रही है। अगला आप कह सकते हो कि चौथी ग्रुप है, यानी हमने ओपियोइड वगैरह पढ़ा, बोलो यस और नो। अगला है हमारा एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यानी आप कह सकते हो एंटी हिस्टामिनिक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला हमारा है एंटी हिस्टामिनिक्स। यस, तो एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, हिस्टामिनिक्स, यस एंटी हिस्टामिनिक्स। ये भी आप नॉन ओपियोइड की तरह ही बोल सकते हो, क्योंकि ओपियोइड में तो ये भी एंटीटसिव ही है। यस, एंटीटसिव ही है, आप कह सकते हो नॉन ओपियोइड ही है। ओपियोइड में तो बस कोडीन याद रखना है, दैट्स गुड। और नॉन ओपियोइड ही आपका, चाहे आपका डेक्स्ट्रोमिथार्पेन हो, चाहे एंटी हिस्टामिनिक्स हो, ये भी आपके नॉन ओपियोइड है। तो H1 एंटी हिस्टामिनिक, है ना। ये H1 जो हिस्टामिन के रिसेप्टर H1 H2 होते हैं, यस H2 जो ब्लॉकर होती है सिमिटिडीन, रेनिटिडीन वगैरह आप जानते हैं, जो कि हम गैस्ट्राइटिस वगैरह में हम दे सकते हैं, या फिर एंटासिड जो एसिड के लेवल को कम करती है। सो आप कह सकते हो एंटी हिस्टामिनिक, तो ये H1 एंटी हिस्टामिनिक है। H1 एंटी हिस्टामिनिक यानी हिस्टामिन को काम नहीं करने देती, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो एंटी हिस्टामिनिक है। रिलीफ इन कफ ड्यू टू देयर सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, यानी इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, यानी जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम है, उसको काम नहीं करने देते। तो आप कह सकते हो कि कफ रिलीफ, रिलीफ इन कफ, है ना। रिलीफ इन कफ, कफ में कैसे रिलीफ करती है? तो एक तो एंटीकोलिनर्जिक इसका एक्शन है, यस आप कह सकते हो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, यस एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, यस ओके। कहने का मतलब पैरासिम्पैथेटिक को काम नहीं करने देती है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक को काम नहीं करने देगी तो कहीं ना कहीं कफ रिफ्लेक्स कम आएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कफ रिफ्लेक्स। और साथ ही साथ सेडेटिव्स, नशा, यानी अगर आदमी सो जाता है तो न ठंडी लगती है न सर्दी लगती है, तो सेडेटिव इफेक्ट भी है समुद्रवीर। तो दूसरा इसका सेडेटिव इफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि ये कफ से कैसे निजात दिलाती है? एक तो इसका सेडेटिव इफेक्ट है, यानी सेडेशन करती है, और दूसरा आप कह सकते हो एंटीकोलिनर्जिक इसका एक्शन है, यानी कोलिनर्जिक सिस्टम के खिलाफ काम करती है, यानी आप कह सकते हो दैट्स गुड। ओके, बढ़ू आगे लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, दैट्स गुड। बढ़ू आगे, ओके। तो सेडेटिव इफेक्ट आपका एंटी हिस्टामिनिक की बात हो गई है, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसको ऐसे इट इज एडेड टू एंटीटसिव्स और एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशंस, यानी एंटीटसिव्स में इसको भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि 3-4 के कॉम्बिनेशन से आपने ये एंटीटसिव भी डाल दी, दूसरी वाली भी डाल दी, अगर आपने हो सकता है ओपियोइड भी डाल दी, तो कहीं ना कहीं रिलीफ ज्यादा आता है। बोलो यस और नो। तो इट इज एडेड, अगला पॉइंट इसके बारे में लिखना है, इट इज एडेड, बोलो यस और नो, एडेड टू आप कह सकते हो एंटीटसिव प्रिपरेशंस, एंटीटसिव प्रिपरेशंस, बोलो यस और नो, और एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशंस। एंटीटसिव या एंटीकोलिनर्जिक के साथ इसको मिला दिया जाता है, एंटीकोलिनर्जिक, यस कोलिनर्जिक
तो एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशंस के साथ इसको मिला दिया जाता है। बोलो यस और नो। इसमें कौन कौन सी, ये भी आपकी पीएससी पर मिलती है, क्लोरफेनारामिन है ना, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन है ना, तो ये आपकी पीएससी पर। अब इसके एग्जांपल, यानी इस ग्रुप पे एंटीहिस्टामिनिक में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी मेडिसिन इस ग्रुप में आती है, क्लोरफेनारामिन, यस, क्लोर, यस, फेनारामिन, यस, यस, फेनारामिन, ओके। दूसरा डाइफेनहाइड्रामिन, 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 ओके। और साथ ही साथ प्रोमेथाजिन, प्रोमेथाजिन। तो ये आपकी कहने का इसके एग्जाम्पल है। क्लोरफेनारामिन, आप डाइफेनहाइड्रामिन है ना, इसकी जो डोज होती है क्लोरफेनामिन आप 2 से 5 mg, 2 to 5 mg दे सकते हैं, ओके। और 15 से 25 mg, 15 to 25 mg आप डाइफेनहाइड्रामिन दे सकते हैं। और प्रोमेथाजिन अगेन 15 to 25 mg, 15 से 25 mg, 15 से 25 mg, तो आप कह सकते हो समुद्र। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी भी कफ के लिए दवाइयां चल रही है, हम समरी करेंगे, समराइज करेंगे कि दैट्स गुड। तो क्लोरफेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन है ना, और प्रोमेथाजिन कौन से ग्रुप में आती है, एंटीहिस्टामिनिक, यानी H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, H1 एंटीहिस्टामिनिक है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यस। आप रिलीफ इन, आप कह सकते हो रिलीफ इन, आप कह सकते हो यस, रिलीफ इन कफ। इसके दो मैकेनिज्म है, ईदर बाय एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करके, या सेडेटिव इफेक्ट, सेडेशन लाके, और इट इज एडेड टू एंटीटसिव्स एज वेल एज एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशंस। बोलो यस और नो, ओके। एग्जांपल क्लोरफेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमेथाजिन। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ क्लोरफेनारामिन अगर इसमें ऐड है कहीं पर, लुक, ये जो कफ सिरप है आप देखिए, दैट्स गुड। थोड़ा सा इसको जूम करिए इस वाले पोर्शन को, ये कफ सिरप है। देखिए पहली बात तो देखिए, हम कफ और कोल्ड में, एलर्जिक में ले रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यानी ये कफ सिरप है, कोल्ड है, ठंड लग गई है ना, आप कह सकते हो गले में खराश है, खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है सर्दियों में, कोल्ड है भाई, जुकाम हो गई, कोल्ड है, खांसी आ रही है, एलर्जिक या एलर्जी की वजह से, तो हम ये कफ सिरप देते हैं। और कफ सिरप में क्लोरफेनारामिन ये लिखा हुआ है, एक जूम करिए थोड़ा सा, दैट्स गुड। तो ये मिक्स करके, यानी कई एक साथ 2-3 मिक्स करके दी जाती है। वैसे आपको दिख रहा होगा, बट स्टिल लुक एट दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। तो आप देखिए कफ सिरप ईच 5 ml, हर 5 ml में क्लोरफेनारामिन आता है, जो कि 3 mg, मैंने आपको डोजेज भी बताई है, 5 mg के आसपास, 2 to 5 mg ले सकते हैं आप, 3-4 mg, दैट्स गुड। अमोनियम क्लोराइड, दैट्स गुड। सोडियम सिट्रेट आप कह सकते हो, और मेंथोल 0.5 mg, ये सिरप आती है। बोलो यस और नो। तो आपको क्लोरफेनारामिन दिख रहा होगा, दैट्स गुड, अच्छी तरह दिख रहा होगा क्लोरफेनारामिन, यस। सो लेडीज एंड मैन, ये अगेन आपका नॉन ओपियोइड एंटीटसिव है, यानी ड्राई कफ को रोकती है, ये भी ड्राई कफ को रोकती है। अमोनियम सीक्रेशन एनहेंसर है, बोलो यस और नो। और सोडियम सिट्रेट भी सीक्रेशन एनहेंसर है ना, आप कह सकते हो। तो मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन है फॉर्मुलेशन में दी जाती है। थैंक यू, दैट्स गुड। सो यू कैन मेक इट, लेट्स डू। ये आपका यस, तो यस, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, हो गया, थैंक यू, लीव इट। सो ये आपका कफ सिरप की बात हो गई है नाउ। तो ये हम पढ़ रहे थे क्लोरफेनारामिन 2 से 5 mg, क्लोरफेनारामिन 2 to 5 mg, 2 से 5, और डाइफेनहाइड्रामिन 15 से 25 कॉम्बिनेशन में। तो मैंने आपको लिखवाया ना, एडेड टू एंटीटसिव्स एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशन। बोलो यस और नो, हाँ या ना आपका, ओके। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधो भगतजनों, दैट्स गुड। कि आपकी कफ की मेडिसिन चल रही है, दैट्स गुड। अगला ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं, है ना, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर ब्रोंकस को डायलेट करते हैं, और वो भी आप कह सकते हो कि रिलीफ करवाते हैं, हालांकि अस्थमेटिक पेशेंट में देते हैं। तो आप ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे,
ब्रोंको डायलेटर्स भी दे सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स भी दे सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स भी दे सकते हैं। बीटा एगोनिस्ट जो कि ब्रोंकस को डायलेट करवाते हैं। ब्रोंको स्पाज्म कैन इंड्यूस एंड एग्रीवेट कफ, बिकॉज आप कह सकते हो जो ब्रोंको स्पाज्म में अगर ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन होगा, बिकॉज ब्रोंको स्पाज्म आपका जो ब्रोंको स्पाज्म है कैन induce or aggravate, can induce or aggravate, can induce or aggravate, yes or no, आप कह सकते हो कफ को चालू कर सकता है और कफ को एग्रीवेट बढ़ा सकता है। तो ब्रोंकोडायलेटर रिलीव कफ इन सच इंडिविजुअल्स। तो जहां पर अगर ब्रोंकस को आप कह सकते हो साल्बुटामोल एंड दिस थिंग्स, तो ये ब्रोंकोडायलेटर है। दैट्स गुड। अब ब्रोंकियल अस्थमा की हम बात करेंगे, दैट्स गुड, वो एक अगला टॉपिक है। तो आपको मैंने, अगर मैं जल्दी से क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। दैट्स गुड। हमारा टॉपिक आज है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो दवाइयाँ काम करती है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो दवाइयाँ काम करती है। और पहला, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात चल रही है तो कफ की बात चल रही है लालाओ, है ना, यानी खांसी। और खांसी को रोकने के लिए, खांसी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, अच्छी बात है। कफ दो प्रकार का होता है, नॉन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव में आप ड्राई कफ बोल सकते हो, जहां पर म्यूकस का सीक्रेशन नहीं होता है, केवल इरिटेशन की वजह से मान लो, एलर्जिक मान लो, है ना, तो आप कह सकते हो ड्राई कफ शुड बी। और अगर ड्राई कफ है तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, शुड बी सप्रेस्ड बाय मेडिसिन। लेकिन अगर प्रोडक्टिव है तो हमें, जिसमें म्यूकस आ रहा है, तो वहां पर हमें सप्रेशन इज नॉट डिजायरेबल, सप्रेस नहीं करना चाहिए, रादर वी शुड डिक्रीज विस्कोसिटी और तब उसको बाहर निकालना चाहिए। ओके, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स हम काम में ले सकते हैं, लोजेंजेस सिरप, हालांकि पीएससी पर अवेलेबल नहीं है। सूदे द थ्रोट, गले को बिल्कुल आसान बनाती है, प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इन ड्राई कफ अराइजिंग फ्रॉम थ्रोट। ओके, एक्सपेक्टोरेंट हम काम में ले सकते हैं, जो कि म्यूकोकाइनेटिक, जो म्यूकस को बाहर निकालती है। म्यूको यानी म्यूकस, काइनेटिक यानी बाहर निकालना, मूवमेंट करवाना। और एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक में दो ग्रुप, जो ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाती है ब्रोंकस से, आप कह सकते हो सीक्रेशन एनहेंसर, और जो विस्कोसिटी को कम करती है म्यूकोलाइटिक। जो विस्कोसिटी को कम करती है म्यूकोलाइटिक, ये आपके अवेलेबल है एम्ब्रोक्सोल। यस, एम्ब्रोक्सोल अगर आप, मैंने बता दिया है ब्रोमैक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, शो मी प्लीज एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमैक्सिन अगर मेडिसिन। यस, नीचे और कोई? यस, प्लीज शो यू ऑल दीज मेडिसिन। एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, ब्यूटेनाइट नहीं है, आई विल शो लेटर ऑन, नहीं है। तो एम्ब्रोक्सोल वगैरह ये सब इसी में आती है, डेविड। ओके, ये सब आप जानते हैं, कोरेक्स वगैरह में आती है। तो वापस उसी स्लाइड पे। यस, तो आप कह सकते हो कि यस, कि एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमैक्सिन एसिटाइलसिस्टीन ये कम काम में आते हैं। एफडीए ने गुआफेंसिन ज्यादा प्रूव की है। ब्रोमैक्सिन के बारे में बोला, म्यूकोलाइटिक या म्यूकोकाइनेटिक दोनों एक्शन है, एंड इट मेक्स म्यूकस थिन एंड विस्कोसिटी, ये म्यूकस को पतला बनाता है और विस्कोसिटी कम करता है। और इसके साइड इफेक्ट मैंने बता दिया। अगर आप कोई भी आप कह सकते हो, कोई भी आप कह सकते हो, चाहे ब्रोमैक्सिन दो चाहे एम्ब्रोक्सोल दो, जो कि म्यूकोलाइटिक है, तो राइनोरिया कर सकती है, रनिंग नोज, लैक्राइमेशन, नोजिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपरसेंसिटिविटी। डोजेज अडल्ट में 8 mg, चाइल्ड में 4 mg, और अगर 5 से 10 साल का बच्चा है, 5 से कम का है तो 4 पीडी, और अगर 5 से 10 साल का है तो 4 mg TDS। एम्ब्रोक्सोल उसी का मेटाबोलाइट है ब्रोमैक्सिन का, ब्रोमैक्सिन का ही प्रोडक्ट है। दैट्स गुड, हाँ या ना। और म्यूकोलाइटिक है, एक्शन, यूजेज, साइड इफेक्ट सेम एज ब्रोमैक्सिन, सब कुछ वही है। 15 से 30 mg इसकी TDS डोज है। एंटी टसेसिव यानी आप कह सकते हो जो कि कफ रिफ्लेक्स को रोकती है, जो सप्रेस कफ को रोकती है, बाय एक्टिंग ऑन CNS इंक्रीज थ्रेशोल्ड। CNS की थ्रेशोल्ड मैं आपको समझा चुका हूँ। कई लोगों की सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड बहुत कम होती है, छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। यू शुड इंक्रीज योर थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी, यानी बड़ी बड़ी बातों पे भी नाराज ना हो। तो थ्रेशोल्ड का मतलब है छोटी छोटी बात पे ही आपका जो CNS के अंदर कफ सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाए। तो फिर ये क्या करती है कि ये आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। कहने का मतलब
बड़ा सा भी बड़ा रिफ्लेक्स हो या इरिटेशन हो, तब जाके कोई खांसी आती है, छोटे मोटे पे नहीं आती है। और साथ ही साथ जो इम्पल्सेज आ रहे सीएनएस से उनको रोकती है। बोलो यस और नो। शुड बी यूज्ड ओरली इन नॉन प्रोडक्टिव कफ और स्लीप डिस्टर्बेंस एंड हर्निया एंड पाइल्स। ओपियोइड 30 अगला ग्रुप है, आप कह सकते हो इसमें। तो एंटीटसेसिव्स में कौन कौन से आते हैं? ओपियोइड हो सकती है और एंटीटसेसिव्स ओपियोइड हो सकती है या फिर नॉन ओपियोइड हो सकती है। ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। तो अगर मैं ओपियोइड की बात करूं तो ओपियोइड में आपका क्या क्या आता है? ओपियोइड में आपका आता है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फोलोकोडीन, है ना। कोडीन के साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, ये मोर सेलेक्टिव है फॉर कफ सेंटर के लिए और 6 घंटे तक कफ को सप्रेस करती है। सम और अदर वियर आपको इसको दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं क्योंकि 6 घंटे तक ये काम करती है। 10 को ओके। अगर हायर डोज 30 mg तक अगर आप देते हैं, लो डोज 10 mg, हायर डोज 30 mg, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है ना, ड्राउजीनेस कर सकती है, तो बी केयरफुल। या दैट्स गुड। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन अस्थमा फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में नहीं देनी चाहिए आपकी कोडीन, और आप कह सकते हो एस्थमेटिक पेशेंट पे नहीं देनी चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन। नॉन ओपियोइड में आपका नोस्केपिन, जो स्पाज्मोटिक कफ है, अगर घुट रहा है गला, वहां पे आप दे सकते हैं। बोलो यस और नो, हाँ या ना। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यस और नो। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है हेडेक, नोजिया, दैट्स गुड। ओके, अगला है डेक्स्ट्रोमिथार्पिन, सिंथेटिक सेंट्रल एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि डोज है 10 से 20 mg, 6 से 12 में। डेक्स्ट्रोमिथार्पिन छोटे बच्चों में नहीं देनी चाहिए। इट इज a common ingredient, yes, used in many cough formulations. Avoid in children, yes. डेक्स्ट्रोमिथार्पिन 6 साल से कम के बच्चों में ना दे। साइड इफेक्ट डिजीनेस है, नोजिया है, ड्राउजीनेस है। डेक्स्ट्रोमिथार्पिन हेलुसिनेशन है, एटेक्सिया है, दैट्स गुड। ओके, यस, एटेक्सिया है एंड ऑल दिस थिंग्स। अगला है हमारा समरोदरवियर, एंटीहिस्टामिनिक, नॉन ओपियोइड में H1 एंटीहिस्टामिनिक, रिलीफ इन कफ, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, सेडेटिव इफेक्ट, एडेड इन एंटीटसेसिव्स, एंटीकोलिनर्जिक फॉर्मुलेशन। ओके, क्लोरफेनारामीन, डाइफेनाइड्रामीन, प्रोमेथाजिन। क्लोरफेनारामीन 2 से 5 mg, एंटीहिस्टामिनिक में आती है। क्लोरफेनारामीन आपकी एंटीहिस्टामिनिक में आती है, डाइफेनाइड्रामीन, प्रोमेथाजिन। बढ़ू आगे। ओके, एस्टाइलसिस्टीन की जरूरत नहीं है। सो लेडीज एंड मेन, फिलहाल ब्रोंकोडाइलेटर भी दे सकते हैं ताकि जो रिमेनिंग लेक्चर है अस्थमा में बीटा एगोनिस्ट कैसे काम करती है, तो अस्थमा इज ए डिफरेंट टॉपिक। सो वी विल स्टडी अस्थमा एंड एस्थमेटिक, द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा आफ्टर ब्रेक। हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। वी विल मीट एट 11:20, 11:20 में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए ब्रेक। आयुर्वेदिक
कल इसने आपसे से पैसे से मंगाए थे 150 कर दिया आपने और फिर ये बाहर दुकान बंद थी तो आटा तो इसने आटे के पैसे में वैसे ही आटे वाटे के सारे पैसे मैंने दिए मेरे पास 500 का नोट पड़ा था रात में घर से आया था मुझे याद था पता नहीं मेरे को इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए मैंने तुम्हारी दुकान में कुछ और एक और चीज़ तो किया था जो वहाँ पे मेरे को पता है 250 रुपये का सामान बना मेरे को इसने कुछ करा दिया गया